नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का फर्स्ट पेपर है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की मूल आधार, जिसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में हमें अधिगम के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के बारे में आज जानना है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो इसके संबंध में अर्थात प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के संबंध में थॉर्नडाइक का कहना है, जब किसी जीव के समक्ष नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे अभियोजन करने के लिए वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं प्रायः गलत होती हैं, किंतु प्रतिक्रियाएं करते करते किसी प्रतिक्रिया में अचानक सफलता मिल जाती है और जब सफलता मिल जाती है तो उस समय जीव सफलीभूत प्रयास की पुनरावृत्ति करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः जो गलतियां होती हैं वह दूर हो जाती हैं या दूर होने लगती हैं और उस कार्य को वह कम समय में करना सीख जाता है और बिना गलती किए। और इस प्रकार के सीखने की क्रिया को ही प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई प्राणी या पशु कोई नवीन परिस्थिति से समायोजन करने के लिए अनेक प्रकार के स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जो क्रमशः गलत होती हैं और वही गलती करते करते अचानक से सफल प्रतिक्रिया का प्रयास हो जाता है और जिनकी पुनरावृत्ति करने में क्रमशः गलतियां होती जाती हैं और अंत में उपयुक्त समय में वह उस कार्य को करना सीख जाता है, जो इस प्रकार की सीखने की क्रिया को प्रयत्न या भूल द्वारा सीखना कहते हैं। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार की सीखने की क्रिया को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसमें थॉर्नडाइक द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत है, जो कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के ऊपर में प्रयोग करा हुआ था। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे कि पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग करा हुआ था, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक थे और जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करा हुआ था उसे उलझन बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। इनफैक्ट ये फेमस ही है उलझन बॉक्स के नाम से। तो इसमें थॉर्नडाइक ने किया क्या था कि इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था और उसके अंदर में एक भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं और इस उलझन बॉक्स के बाहर वो खाना रखा होता है, बट उसका जो गेट होता है उलझन बॉक्स के अंदर रखे बहुत सारे स्विच बटनों के ऊपर डिपेंड होता है कि उस सारे स्विच बटनों में से कोई एक सा बटन है जो वो सही है और उसको दबाने से वो दरवाजा क्या है, खुल जाएगा। तो इसमें चूंकि बिल्ली को भूख लगी होती है और बिल्ली क्या करती है कि वह भूख के मारे बहुत इधर उधर पूरे बॉक्स में घूमती है, ठीक है। तो घूमते घूमते उसका जो पैर है वो बहुत सारे बटनों पर जाता है, बट अचानक से क्या होता है इसमें कि एक ऐसे बटन पर जाकर के उसका पाँव लगता है जहाँ पर जिस बटन के कारण में उसका दरवाज़ा खुल जाता है और सामने रखा जो उसका भोजन होता है, अर्थात उन्होंने मछली का टुकड़ा रखा हुआ था, तो जो मछली का टुकड़ा है वह उसे मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम भी अगले दिन भी ऐसा ही होता है, उन्होंने उस बिल्ली को पुनः बंद कर देते हैं वो, ठीक है। फिर वो भूख से तड़पड़ाती है और तड़पती है और उसके बाद में वो मतलब पूरे बॉक्स के अंदर में घूमती है और घूमने के बाद में अचानक से फिर उसी बटन के पास जाकर के उसका पैर जो है दब जाता है और दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और वो अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और तब बिल्ली को ये लगता है कि
इसी बटन के कारण में ये दरवाज़ा खुलता है। तो बिल्ली समझ जाती है कि अब जब मैं ये बटन दबाऊंगी तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो बिल्ली को बंद कर दिया जाता है तो बिल्ली अपना दरवाज़ा स्वयं ही खोल लेती है उस बटन को दबा करके, ना कि वो पहली की भांति पूरे बॉक्स के अंदर में तड़पती घूमती है, इधर उधर उधम मचाती है। ठीक है, तो वो स्विच दबाती है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है। तो यही प्रयोग के आधार पर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आया है, जो कि थॉर्नडाइक का आइडिया था। इस प्रयोग से अब थॉर्नडाइक ने क्या बताया है, तो उन्होंने 5 चीज़ें बताई हुई हैं, जिसमें पहली थी, जिसका इन 5 चीज़ों का नाम दिया गया है कि थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के बाद में विश्लेषण करके क्या पाया है। ठीक है, तो ये 5वीं में से ए पहला है कि यदि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रयोग करना है तो उसके लिए जीव के लिए या पशु के लिए नवीन परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी और या फिर समस्या उपस्थित करना पड़ेगा। जैसे बिल्ली के सामने समस्या थी उसकी भूख, तो इसी प्रकार से बच्चे के लिए भी ये प्रयोग करा जा सकता है। नेक्स्ट है नवीन परिस्थिति के साथ अभियोजन के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करना, अर्थात जैसे बिल्ली को बता करके दरवाजे के बाहर में भोजन रखा जाता था ताकि बिल्ली परेशान ना हो, अर्थात उसे ऐसा ना लगे कि उसके पास भोजन नहीं है, बस भोजन और बिल्ली के बीच में एक रुकावट, वो दरवाज़ा रख दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है अचानक सफलता प्राप्त करना। तो जैसे अचानक से उसका बटन पे पैर चला जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया करना। और उसके बाद में है क्रमशः गलतियां कम होना और सफलीभूत प्रयासों का पुनरावृत्ति करना। और अंतिम और इम्पोर्टेंट जो है सही प्रयासों का स्थायी होना या सीखने की क्रिया का स्थायी होना। अब हम जानेंगे कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर कौन से नियम के कारण हम बच्चों को या किसी और को कुछ भी सिखा सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें हम थॉर्नडाइक के सीखने का नियम कहते हैं। ये जो तीनों नियम हैं, ये प्रत्येक प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने की क्रिया में निहित है। ये नियम कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। और इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर ही जो बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग करा हुआ था उलझन बॉक्स का, तो वो निहित है इसमें भी। तो अब हम जानेंगे कि प्रभाव का नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने क्या बताना चाहा है। इस नियम के अंदर जो थॉर्नडाइक ने बताना चाहा है कि जिस प्रतिक्रिया में प्राणी को संतुष्टि या सफलता प्राप्त होती है, वह उस प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति करता है, और जिसमें कि उसे सफलता नहीं मिलती है और वह उसे छोड़ देता है। उलझन बॉक्स की समस्या में हमने देखा था कि किस प्रकार बिल्ली का पंजा उलझन बॉक्स के बटन पर अचानक से पड़ जाने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है और फलस्वरूप वह इस प्रतिक्रिया को दोहराने लगी और अन्य जो गलत प्रतिक्रियाएं वह कर रही थी, जिनमें उसे सफलता नहीं मिली, वह उन प्रतिक्रियाओं को छोड़ देती है। अब जो नेक्स्ट है वो है अभ्यास का नियम। तो इस नियम के अनुसार सीखने की क्रिया अभ्यास द्वारा होती है। बिल्ली एक ही बार में उलझन बॉक्स खोलना नहीं सीख पाई, क्योंकि उसे उसके बारे में, उस समस्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और बाद में कई बार प्रयास करने के बाद में वह उसे सीख पाई, उस अभ्यास को सीख पाई। अतः थॉर्नडाइक का कहना है कि जिस प्रयास में सफलता मिलती है उस प्रयास को कई बार करके, उसकी पुनरावृत्ति करके सीखा जा सकता है, न कि 1-2 बार करके। नेक्स्ट है तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया तभी हो सकती है जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो,
बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि बिल्ली को अपनी भूख शांत करनी थी, इन एनी हाउ, इन एनी कंडीशन। यदि वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है तो सीखने की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। उलझन बॉक्स की प्रक्रिया में बिल्ली भूखी थी, तो इस कारण वह उलझन बॉक्स से बाहर निकलकर मछली खाने के लिए अग्रसर होती है और इसी कारण वह उलझन बॉक्स को खोलना सीख गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत सीखने की क्रिया में प्रभाव, अभ्यास तथा तत्परता पर जोर देता है। यह आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपको क्या सिखाता है। तो सबसे पहले प्रभाव, अभ्यास और तत्परता सिखाता है। अर्थात प्रभाव का अर्थ है जो भी गलतियां वो करता है उसके प्रभाव से उसी गलती के कारण सही या फिर सफलता मिल जाती है, ये होता है प्रभाव। और जब उसे जिस कारण से सफलता मिलती है उसी के कारण वह उसी चीज़ का बार बार अभ्यास करता है और जब वह अभ्यास करता है तो उसके बाद में उसके पास क्या होना चाहिए, तत्परता। ठीक है, उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होना आवश्यक है, तभी वह कुछ सीख पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो इन सारी बातों से सहमत नहीं थे, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं आलोचना। अब हम जानेंगे कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। तो आइए जानते हैं। तो इनकी जो पहली आलोचना की गई थी वो है सीखने की क्रिया में वृद्धि अथवा सूझ के स्थान पर उसकी उपेक्षा, मतलब सूझ के स्थान की उपेक्षा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत के सबसे बड़ी गलती यह है कि यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में बुद्धि या सूझ को स्थान नहीं देता है और वह यह बताता है कि सीखने की क्रिया अंधाधुंध क्रियाएं द्वारा ही होती हैं। किंतु यह विचार बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि सीखने वाली कोई भी क्रिया क्यों न हो, सब में सूझ या परिस्थिति को समझने की झलक मिलती ही है। जैसे कि बिल्ली ने समझा कि ये बटन दबाने के बाद में दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। अगर उलझन बॉक्स का उदाहरण ले तो पहले बिल्ली ने क्या किया था कि जब वो बॉक्स के अंदर में घूम रही थी उस टाइम में जो छड़ का दरवाज़ा था उसे उसने अपने दांतों से काटना चाहा था कि वो दांतों से काट लेगी, बट जब वो ऐसा करने में असमर्थ होती है तो वह उस क्रिया को करना छोड़ देती है और नेक्स्ट क्या करती है कि वो अपने पंजों से उस छड़ को तोड़ने का प्रयास करती है। तो इन दोनों क्रियाओं में उसने सूझ का यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल किया है। और इसी प्रकार प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में सीखने के अन्य उदाहरणों में सूझ के कार्य समझा जा सकता है। अतः प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में सूझ को स्थान देना सिद्धांत को दोषपूर्ण बना देता है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक, इसमें क्या गलती है। तो नेक्स्ट जो गलती है वो कहते हैं सीखने की क्रिया को अभ्यास तक सीमित कर देना। कहते हैं कि यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास को एकमात्र आधार बनाकर व्यक्ति कुछ सीखता है ऐसा मानता है। तो ये कहते हैं कि यह सीखने वाले की रुचि, अनावश्यकता, मनोवृत्ति इत्यादि की उपेक्षा करता है। किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि सीखने की क्रिया में व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, मनोवृत्ति इत्यादि बहुत कार्य करती है, बहुत सहायता करती है। इसलिए जिस कार्य को सीखने के लिए बिना किसी रुचि के किसी व्यक्ति को बाधित किया जाता है वह उसे सीख नहीं पाता है। इस प्रकार सीखने की क्रिया की केवल अभ्यास के आधार पर ही व्याख्या नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की सीखने की क्रियाओं की व्याख्या करने में असमर्थता। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जिसके अनुसार प्रत्येक सीखने की क्रिया
अभ्यास पर आधारित होती है, सभी प्रकार की सीखने की क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो एक ही प्रयास में सीख ली जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति नवीन घर की एक ही प्रयास में सीढ़ियों पर चढ़ने की क्रिया सीख जाता है और इसके लिए उसे अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से संवेगात्मक अनुभव एक ही बार में सीख लिए जाते हैं। एक ही बार में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से प्रेम, घृणा या अविश्वास करना सीख जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इस प्रकार की सीखने की प्रक्रियाओं के व्याख्या करने में असफल है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पशु या मानव क्यों सीखता है यह सिद्धांत यह नहीं बताता है। वो कहते हैं कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत केवल यह वर्णन करता है कि पशु या मानव किस प्रकार सीखता है, किंतु यह सिद्धांत यह नहीं बताता है कि वह क्यों सीखता है। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया का केवल वर्णन मात्र करता है, किंतु यह सीखने की क्रिया की व्याख्या नहीं करता है। अतः यह सिद्धांत वर्णनात्मक है, न कि व्याख्यात्मक। अब जानते हैं कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का महत्व क्या है। तो चूंकि इसके अंदर में इस प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में अनेक प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि सीखने की क्रिया में अभ्यास का बहुत बड़ा हाथ होता है। पशुओं और बालकों की सीखने की क्रिया में जो प्रक्रिया होती है वह विशेष रूप से अभ्यास पर ही आधारित होता है। इस प्रकार सीखने की क्रिया में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने जाना है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विस्मरण के संतनन दृढ़ीकरण सिद्धांत की व्याख्या करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।